गाइस, तो हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट किया एंड इट्स आवर डे 3। सो अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। सो आई होप यू ऑल आर गाइज आर डूइंग वेल और आपको मेरी वीडियोज़ भी पसंद आ रही होंगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन के अंदर हम सबसे पहले करेंगे एक्सक्रीटरी वेस्ट होते कौन से और ये आते कहाँ से। हमारा देखो, हमने सबसे जो पहले चैप्टर किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके अंदर हमने ये चीज़ पढ़ ली कि हम कैसे सांस ले रहे हैं, हमारे को एनर्जी के लिए मतलब सेल्स की ऑक्सीडेशन चाहिए होती है। फिर हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर किया कैसे हमारी सेल्स तक रेस्पिरेशन हो रही है, बॉडी को एनर्जी मिल रही है और वो पूरी बॉडी में सर्कुलेशन कैसे हो रहा है उसका थ्रू उसके फ्लूइड्स कौन से है। अब वो थ्रू जो एक्सेस में प्रेजेंट है उसको हम एक्सक्रीट आउट कैसे कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम वो करेंगे। सो सारे चैप्टर्स सीरियल वाइज है और सारे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे से, इसलिए हम सीरीज में कर रहे हैं पूरी यूनिट्स के चैप्टर। सो एक्सक्रीटरी वेस्ट अब आता कहाँ से है, हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हुई, जो एनर्जी थी यूज़ कर ली, ऑक्सीडेशन हुई, एनर्जी यूज़ कर ली, जो एनर्जी उसको चाहिए थी वो रिस्टोर कर ली। कुछ चीज़ें जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए उसने कहा कि दे रिजेक्ट आउट कि मेरे किसी काम की चीज़ नहीं। लाइक हम नाउडेज दिवाली की सफाइयाँ करते हैं, हम उसमें फाइंड आउट करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे काम की नहीं है जो हमें घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। सो वैसे ही हमारी बॉडी भी डिमांड करती है कि हमारी बॉडी के अंदर अब मटेरियल एक्सेस में प्रेजेंट है, उसे हमें एक्सक्रीट आउट कर देना चाहिए। तो उसे एक्सक्रीट आउट करने के लिए बॉडी को एक पूरा मैकेनिज्म भी चाहिए होता है और पूरा इसका प्रोसेस होता है। इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरल, सारे मतलब कोऑर्डिनेशन होती है। एक मिनट, इसको स्क्रीन पे, हाँ हो गया। तो वो एक्सक्रीटरी वेस्ट आता कहाँ से है, वो हमने अभी किया कि लाइक हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई, उसने सारा अपना किया, जो एक्सेस था बॉडी में प्रेजेंट उसने वो एक्सक्रीट आउट कर देना। इसके अलावा हमने जब इनटेक ही ज़्यादा कर लिया, अब बॉडी को जो लगा उसको ये नहीं अच्छा मतलब उसने बाहर कर दिया। इसके अलावा जो इनटेक हमने एक्सेस में कर लिया, बॉडी कह रही है मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है बट हमने लाइक कोई खाना वो टेस्टी और हमने बहुत ही ज़्यादा उसको खा लिया, तो उसको एक्सेस में एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा क्योंकि बॉडी को इतना कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो एक्सक्रीट आउट नहीं कर रहा, दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं वो एक्यूमुलेट हो रहा है और उसकी एक्यूमुलेशन हमारे लिए आगे फ्यूचर में जाके एक बहुत ही डेंजरस सी डिजीज़ बन सकती है जिससे हम मे बी क्योरेबल मे बी अनक्योरेबल, कुछ कहा नहीं जा सकता। सो इसलिए बॉडी का एक्सक्रीट आउट करना बहुत ज़रूरी है। लाइक फैट डिपॉजिट हो जाता है बॉडी के अंदर, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है बॉडी के अंदर, तो इसलिए उसका एक्सक्रीट आउट होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सक्रीटरी वेस्ट एक्सेस इंजेक्शन से एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से आती हैं। तो इस जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो भी दो टाइप के होते हैं। एक नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया जिसके जैसे कि अमोनिया, मोस्ट टॉक्सिक वन, देन यूरिया, देन यूरिक एसिड, और इसके अलावा कुछ आयंस होते हैं लाइक सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट एंड अदर टेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको पार्शली या कंप्लीटली बॉडी से रिमूव करना होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट, द नेचर ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म और उसका एक्सक्रीशन जो है वो एनिमल की डिपेंड करता है कि उसको कितना पानी चाहिए एक्सक्रीट आउट होने के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड हैबिटेट पे ये डिपेंड करता है। तो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट हमने किया अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड है। एंड उसके लाइक जो अमोनिया है जो एक्सक्रीट आउट अमोनिया कर रहे हैं उन ऑर्गेनिजम्स को मोनोटेलिक कहते हैं, जो यूरिया एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं, एंड जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं। सो जो हमारा अमोनिया है उसको मैक्सिमम टॉक्सिसिटी भी चाहिए। मैक्सिमम हमारा जो टॉक्सिसिटी है ना, टॉक्सिसिटी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन वाटर। जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उतना मैक्सिमम उसे वाटर चाहिए होगा। तो अमोनिया सबसे मोस्ट टॉक्सिक होता है, मैक्सिमम वाटर रिक्वायर्ड। यूरिया सबसे लेसर टॉक्सिक होता है एंड उसे वाटर भी लेसर चाहिए होता है। एंड हमारा जो यूरिक एसिड है सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है, उसे वाटर नहीं चाहिए होता, पेस्ट की फॉर्म में रिलीज होता है, पेलेट्स।
एंड यूरिया हमारा उसका टिपिकली किडनी हमारा यूरिया फिल्टर करती है ब्लड से, एंड अमोनिया के अंदर होता है डिफ्यूजन थ्रू गिल सरफेस और बॉडी सरफेस और अमोनियम आयंस। देन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स सिंगुलर ट्यूबुलर फॉर्म होते हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स कॉल्ड किडनी। अमोनिया जो होता है वो कन्वर्ट करता है यूरिया, अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है लीवर के अंदर। एंड व्हाट दिस साइकिल इज कॉल्ड ऑर्निथाइन साइकिल। ऑर्निथाइन साइकिल के अंदर अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट होता है लीवर के अंदर। यूरिक एसिड की जो एलिमिनेशन होती है यूरिया या यूरिक एसिड की, उसके अंदर वाटर हमारा बहुत ही कम चाहिए होता है, इसलिए वो टिपिकली टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन के अंदर होता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं। किडनी का कोई अमोनिया के रिमूवल के अंदर सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं होता, वो लीवर ही कन्वर्ट कर देती है यूरिया के अंदर। और हमारी किडनी कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन भी कर लेती है, क्योंकि बाद में जैसे ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर वो मेंटेन कर सके ऑस्मोरेगुलरिटी। सो एक ऑस्मोरेगुलरिटी, तो मैं 3 टर्म्स बताती हूँ, पहले ये वाला ख़त्म कर लें हमारा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर वाला, देन मैं आपको टर्म्स बताती हूँ। सो हमारे जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म होती है। वर्टिब्रेट्स के अंदर कम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स होती है लाइक किडनीज। प्लेटीहेलमिन्थ्स जो होते हैं, ये वाला हमारा PYQ है, ये मैच पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये वाले सारे पूछते जाएंगे, इसे जंबल वर्ड करके दे दी जाएंगे, तुम्हें से मैच द फॉलोइंग करने होते हैं। तो ये PYQ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो लर्न इट वेरी वेल। सो जो प्लेटीहेलमिन्थ्स होते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस होते हैं, उसके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स होते हैं। वैसे ये सारा जो है एनिमल्स किंगडम के अंदर हम एक बार दोबारा करेंगे कि क्या एक्सक्रीटरी मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स का, प्लेटीहेलमिन्थस का, एनालिडास, कॉर्डेट, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, सारे का हम दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे। ये हमारा एनिमल किंगडम में रिवाइज हो जाएगा। सो अभी के लिए इसे ऐसे लर्न कर लो। प्लेटीहेलमिन्थस जो होते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स, प्लेटीहेलमिन्थस PP। रोटिफाइड्स के अंदर होते हैं नेफ्रीडियाज, एनालिडास के अंदर होते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, और हमारे जो एंटिनल्स और ग्रीन ग्लैंड ये PYQ है, सो इसे रिमेंबर इट वेरी केयरफुली। ग्रीन ग्लैंड जो है इंसेक्ट्स हो गया, क्रस्टेशियंस हो गया, एनालिड्स हो गया, सिफेलन कॉर्डेट्स हो गया, इन सब के अंदर ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्राइमरली कंसर्न विद ऑस्मोरेगुलेशन। प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर प्राइमरली ऑस्मोरेगुलेशन होती है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के फंक्शंस क्या होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, और इसके अलावा जो हमने किया आयनिक और एसिड बेस को बैलेंस करना बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, जिसे हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन जो 3 टर्म्स होती है, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड डिफ्रैक्शन। जो एक्सक्रीशन होती है उसके अंदर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है लाइक एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, दोनों के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वो रिमूवल होता है। और जो ऑस्मोरेगुलेशन होता है उसके अंदर वाटर और सॉल्ट कंसनट्रेशन की बैलेंसिंग होती है। और डिफ्रैक्शन के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड को फेसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट करता है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ये 3 बहुत ही कॉमन और मेजर टर्म्स है। सो एक बार मैं से दोबारा करा देती हूँ। जो एक्सक्रीशन होता है, ऑस्मोरेगुलेशन होता है, डिफ्रैक्शन होता है। एक्सक्रीशन के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुई, मेटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हुआ जिसका करते हैं रिमूवल। देन ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर क्या होता है, आयंस का एंड वाटर सॉल्ट कंसंट्रेशन की बैलेंसिंग होती है। डिफ्रैक्शन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड हो गया एंड अनएब्जॉर्ब फूड हो गया, उसको फेसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट करता है। कम्स टू मैच्योरेशन। मैच्योरेशन मीन्स रिलीज ऑफ यूरिन। यूरिन के रिलीज आउट होने का प्रोसेस इज मैच्योरेशन। मैच्योरेशन इज अ मैकेनिज्म जिसके अंदर मैच्योरेशन रिफ्लेक्स होता है
देन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड यूरिन जो होता है वो एक्टिवेट होता है, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स के थ्रू वो सिग्नल्स भेजता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम देन वॉलंटरीली सिग्नल सेंड करता है, सेंड मोटर्स मैसेज टू यूरिनरी ब्लैडर। देन यूरिनरी ब्लैडर स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होती है, देन यूरिन रिलीज्ड आउट। सो द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मैच्योरेशन। इसका मैकेनिज्म क्या है? सो इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि स्टेप्स पूछे जा सकते हैं कि मार्क कर दो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स कि कौन से स्टेप्स में मैच्योरेशन का मैकेनिज्म होता है। तो मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है एंड इसमें से PYQ भी है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इसे हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। मैच्योरेशन के अंदर मैच्योरेशन रिफ्लेक्स होता है, मतलब द अर्ज टू यूरिनेट। देन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर होता है, जो स्टोर्ड यूरिन है वो एक्टिवेट होता है, उसके रिसेप्टर स्ट्रेच होते हैं, उसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाए दैट कि तुम्हें एक्सक्रीट आउट करना है। सो उसने मोटर सिग्नल्स भेजे देन यूरिनरी ब्लैडर को कि तुम एक्सक्रीट आउट करो। उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज कि स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स रिलैक्स होंगे, जिससे यूरिन रिलीज होएगा। सो ये 1 2 3 4 5 स्टेप्स के अंदर हमारा मैच्योरेशन का मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। सो देन कम्स टू ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ये है जो हमने 7th क्लास से ऑलरेडी पहले किया हुआ है। सो इस 6th 7th के अंदर ये हमारा डायग्राम बहुत अच्छे से किया हुआ है, 9th 10th में बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो इसे तो समझाना नहीं पड़ेगा, एक बार मैं ऊपर से बता देती हूँ। लाइक ये हमारी हो गई किडनी, ये हो गया हमारा यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और ये यूरेथ्रल मीटर। देन ये है एडर्नल ग्लैंड। यूरिन किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है एडर्नल ग्लैंड, रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स एंड ये वाली रीनल आर्टरी है, सी क्लियरली डायग्राम में शो हो रहा है, जो रेड वाली रीनल आर्टरी है, मतलब किडनी से रीनल वर्ड पेंसिल यहाँ पे विजिबल नहीं है, ओके। रीनल मीन्स रीनल वर्ड मतलब जहाँ रीनल वर्ड आ गया मीन्स ये किडनी से रिलेटेड है, जहाँ पल्मोनरी वर्ड्स आ गया दैट मीन्स वो लंग्स से रिलेटेड है, जहाँ कार्डियक वर्ड आ गया दैट मीन्स वो हार्ट से रिलेटेड है। सो हमें ये 3 चैप्टर किए और हमें ये 3 चीज़ें मेजर पता लगी चैप्टर के अंदर। सो यहाँ रीनल आर्टरी मतलब आ गया आर्टरीज कौन सी, जो रेड वाली जो है आर्टरीज कौन सी जो किडनी से रिलेटेड है, वेन्स कौन सी जो किडनी से रिलेटेड है ब्लू वाली, एंड ये हमारा कॉर्टेक्स, ये पेल्विस के हमारा ये रहा हमारा जो कॉर्टेक्स है, आउटर रीजन तो बाहर वाला रीजन है किडनी के वो कॉर्टेक्स है, जो हमारा मेड्यूला है और मेड्यूला के अंदर बीच वाला रीजन मेड्यूला है, और जो मेड्यूला के अंदर ये पिरामिड शेप है इसे हम मेड्यूलरी पिरामिड कहते हैं, और इसके भी अंदर जाए जहाँ पे सारे मेड्यूलास ज्वाइन होते हैं वहाँ पे मेड्यूलरी पिरामिड ज्वाइन होंगे, वहाँ पे है पेल्विस और ये इंफीरियर वेना केवा। सो इसे हम ब्रीफली करेंगे आगे। सो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर एक पेयर होता है बीन शेप रेडिश ब्राउन किडनीज का। देन किडनी की लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, वेट होता है 120 से 470 ग्राम्स, वेरी फ्रॉम चाइल्ड टू एडल्ट एंड ओल्ड एज, सब में वेरी करता है। एंड प्रेजेंट कहाँ पे होता है हमारा, प्रेजेंट इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। सो रिमेंबर दिस, T12 L3 मतलब T12 के बीच में और L3 के बीच में, T12 का मतलब क्या होता है और L3 का मतलब क्या होता है, ये इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन दी हुई है। हमारी लाइक जो बैकबोन होती है वो डिवाइडेड होती है थोरेसिक और उसके अंदर ल्यूम्बर के अंदर और थोरेसिक के अंदर। सो तो हमारा जो थोरेसिक हो गया वो 12 थोरेसिक के अंदर है हमारा, और ल्यूम्बर 3rd लंबर वर्टिब्रा के अंदर हमारी किडनीज प्रेजेंट है।
हमने लंग्स का भी किया था। जो हमारी लंग्स हैं, लंग्स हमारी 5th थोरेसिक में प्रेजेंट होती है, 5th थोरेसिक के अंदर। आगे हम फर्दर चैप्टर करेंगे बोन्स वाला, उसके अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पे ल्यूम्बर होता है, थोरेसिक होता है, वर्टिब्रा होता है। ये सारा आगे हम फर्दर डिटेल में करेंगे कि कौन सी बोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सारे बोन्स के नेम भी करेंगे। सो आगे हम अभी फर्दर करते हैं। बिटवीन T12 एंड L3 वर्टेब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर, ये हमारी बैकबोन होती है। इसके अंदर होता है वर्टिब्रल कॉलम की 26 सीरियल अरेंज यूनिट होते हैं, जिसे हम वर्टिब्रा कहते हैं। तो हमारी होगी वर्टिब्रा। ये वर्टिब्रा के अंदर हमारा सर्वाइकल, जो हमारी ऊपर वाली होती है, सर्वाइकल, थोरेसिक और ल्यूम्बर। तो सर्वाइकल की 7 बोन्स ऊपर वाली थोरेसिक की होगी, देन 12 होगी, ऊपर वाली सर्वाइकल की होगी, देन थोरेसिक की होती है, देन ल्यूम्बर की होती है। तो 12th थोरेसिक से लेके लंबर 3rd तक, 12 से लेके लंबर, तो थोरेसिक तो होती है 12 में, तो 12, 1, 2, 3, मतलब ये 4 बोन्स जो होगी इसके बीच में हमारी किडनीज प्रेजेंट है। और ये क्लोज होती है डोर्सली इनर वॉल से एब्डोमेन कैविटी के। एंड 1 पेयर ईच। और इसके अंदर एक पेयर होता है हमारी किडनीज का, एक पेयर होता है हमारे यूरेटर का, और 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। यहाँ पे ये 1 पेयर, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे कि ये जो 1 पेयर है, ये 1 पेयर है किडनी का, और ये वाला 1 पेयर है यूरेटर का। ओके, सो नोट्स में इसे नोट डाउन कर लेना। दे हैव स्ट्रेच रिसेप्टर्स, यूरिनरी, हमारे जो यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर है इनके पास स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं दैट स्टोर यूरिन। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है ये क्या करता है, यूरिन स्टोर करता है टिल वॉलंटरी सिग्नल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमने कर लिया। एंड कैरीज एंड आउट इट रिलीज एंड गार्डेड बाय द स्फिंक्टर्स, हमारे स्फिंक्टर्स से गार्ड करते हैं मैंटाफोर। और हमारा जो यूरेथ्रा है, मैंटाफोर रिलीज ऑफ यूरिनरी, जो यूरेथ्रा है वो स्फिंक्टर्स गार्ड करते हैं, और जो हमारा यूरेथ्रल मीटर्स होता है दे आर मेंट फॉर रिलीज ऑफ यूरिन। देन कम्स टू किडनी। अब हम किडनी का लैबोरेटरी डायग्राम कर लेंगे। छोटा नहीं हो रहा है गाइस, वेट स्क्रीन ही ब्लैक आउट हो गई, हैंग कर रहा है आज, सॉरी गाइस, बहुत ही ज़्यादा हैंग कर रहा है आज। हाँ, तो आते हैं हम किडनीज पे। जो किडनीज है हमारे, इसके अंदर हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं हमारी सबसे पहले तो किडनीज की लेयर होती है डिफरेंट। हमारी बाहर वाली होगी कॉर्टेक्स, ये वाली होगी कॉर्टेक्स, अंदर वाली होगी मेड्यूला, ये हमारी बनी हुई दिख रही होगी मेड्यूलरी पिरामिड्स। अंदर जाता है हमारा पेल्विस, रीजन के अंदर ज्वाइन होता है जहाँ पे होता है हमारा पेल्विस। इतना तो हमने कर लिया। ये रीनल, ये वाली रीनल आर्टरी है, ये वाली रीनल वेन है ब्लू वाली। अब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है अब हम वो करते हैं। हमें इतना तो क्लियर है, इतना हमें लर्न हो गया किडनी के बारे में। अब आगे करते हैं। तो हर एक पार्ट की आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ में हम इंट्रोडक्शन भी, उसका हम डेफिनेशन भी करेंगे, बिकॉज हमारे क्वेश्चंस हमने PYQs किए हैं पिछले चैप्टर्स के अंदर। तो हमें ऐसे ही देखने को मिला है कि वो पूछ लेते हैं कि जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है, क्या जो आइडेंटिफिकेशन है वो उसकी डेफिनेशन से मैच कर रहा है। हमसे क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। तो इसलिए रिमेंबर कि हमारी डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन अच्छे से हमें डायग्राम्स की आनी चाहिए। सो हमारी कॉलम ऑफ बर्टनी रीनल कॉलम्स ये वाली है।
हमारा पिरामिड्स के पिरामिडल उसके अंदर है, मेड्यूलरी पिरामिड्स के अंदर है, जहाँ पे सारी आउटर मैच कर रही है, यहाँ पे है। द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है। द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स विच एक्सटेंड्स बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड, मेड्यूलरी पिरामिड्स के अंदर जाके वो एक्सटेंड आउट कर रही है, तो वो कौन सा पार्ट हो गया? कॉलम ऑफ बर्टेनी, रीनल कॉलम्स। देन आते हैं ये कैप्सूल्स, आउटर जो टफ कवरिंग है, सबसे बाहर वाली कवरिंग कैप्सूल, अंदर जो लेयर है, अंदर हमारी लेयर 2 है, तो बाहर वाली आउटर वाली कॉर्टेक्स लेयर है, देन मेड्यूला लेयर है, ये दोनों जोन्स हैं। देन यहाँ पे आता है हाइलम, नॉच टूवर्ड द कनकेव, कनकेव इसे कहते हैं, केव, जो केव लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कन्वेक्स इसे कहते हैं, ये वाला पार्ट। सो इसके अंदर ये हो गया नॉच टूवर्ड द कनकेव सरफेस, कनकेव सरफेस की तरफ ये नॉच बनाता है। इसको हम क्लियर करके देख लेते हैं एक बार। सी, जो हाइलम जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ से ये इस तरीके से जा रहा है, ये बाहर को इस तरीके से जा रहा है, तो ये यहाँ पे क्या है? नॉच प्रेजेंट है जो कनकेव सरफेस की तरफ से, और यहाँ से क्या जाता है? यूरेटर यहाँ से ज्वाइन होते हैं, यहाँ से ब्लड वेसल्स जाती हैं, यहाँ से नर्व एंटर्स होती हैं, मतलब सारी ट्यूब्यूल्स जो है वो हाइलम से ही बाहर आती है। देन ये हमारा मतलब ओपनिंग है हमारी किडनी के अंदर जाने की। रीनल पेल्विस, इट इज़ फनल शेप्ड स्पेस विच प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिस। तो रीनल पेल्विस क्या है? इट इज़ अ फनल शेप्ड स्पेस, ये फनल शेप्ड स्पेस है जहाँ पे विच प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिस, जिसकी प्रोजेक्शन को हम कैलिक्स कहते हैं। ये हमारी किडनी का सेक्शन था। मेड्यूलरी पिरामिड्स, दे आर कॉनिकल मासेस दैट प्रोजेक्ट इनटू द कैलिक्स, कैलिक्स के अंदर वो प्रोजेक्ट होती हैं। देन कम्स टू नेफ्रॉन, हमारी जो हर किडनी के अंदर प्रेजेंट है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट हमारा जो स्ट्रक्चर है, फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन सा था? हमारा सबसे पहले वाले चैप्टर के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जहाँ होती थी, एल्वेओलाई। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हमारा किडनी है, उसी तरीके से नेफ्रॉन्स, जो सबसे अंदर वाला पार्ट है जिसमें एक्चुअली सारी एक्सक्रीशन होती है। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स, नेफ्रॉन्स के हर नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स। नियरली 1 मिलियन एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है, जो फर्दर ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल्स में डिवाइडेड होती है। ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स में डिवाइडेड होती है। गाइस यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी ड्यू टू दिवाली फेस्टिवल ओकेजन्स चल रहे हैं, सो इस करके थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आज होएगी, बट आई डोंट थिंक सो कि माइक में इतनी वॉइस कैप्चर हो रही होगी, सो इतनी प्रॉब्लम हो, बट आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर होगी आप सबको। सो हम एक बार नेफ्रॉन्स का डायग्राम भी क्लियरली देख लेते हैं, देन इसके बारे में आगे ब्रीफली पढ़ेंगे। जूम आउट नहीं हो रहा, बहुत हैंग कर रहा है आज मेरा टैब, सो नेक्स्ट करते हैं आगे। हाँ, तो नेफ्रॉन के अंदर ये वाला भी हमने डायग्राम जो है नो कि हमने किया हुआ है, 10th के अंदर भी किया हुआ है डायग्राम, सो इसके बारे में हम देखते हैं सही से कि कहाँ पे एक्चुअल एक्सक्रीशन कैसे होती है। यहाँ पे मेनली सारा जो भी मतलब यूरिन आउट हो रहा है या फिर पूरा एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कितनी बड़ी होएगी वो सारी देखेंगे। मेन इसका बता देते हैं, ये हमारी कंडक्टिंग ट्यूब होती है, ये हमारी होती है, इसके अंदर ये वाला ग्लोमेरुलस होता है, ये बोमन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ से हमारी ये वाली हमारी लूप्स ऑफ हैनले होती है। एक हमारी जाती है यहाँ से पीसीटी और यहाँ से आती है हमारी डीसीटी। डीसीटी मीन्स डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल एंड पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। एफरेंट आर्टरी से कनेक्टेड होती है, आर्टरियोल से। एंड हमारे यहाँ पे ये हो गया ग्लोमेरुलस। बोमन कैप्सूल्स के अंदर ये बोमन कैप्सूल्स है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। कैप्सूल्स जो है वो पीसीटी से कनेक्ट होती है। सो एक एक करके अभी डायग्राम पूरा क्लियर है, एक एक करके इसके हम पार्ट्स को देख लेते हैं, बिकॉज ये फिर हमारी आइडेंटिफिकेशन और की लेबलिंग में भी आती है। सो डायग्राम ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस है वो बोमन कैप्सूल्स के अंदर प्रेजेंट है। बोमन कैप्सूल्स कनेक्ट करता है पीसीटी से प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, और जो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स है
वो देन लूप्स ऑफ हेनले बनाती है, जहाँ पे लूप्स ऑफ हेनले, उसके बाद DCT एंड देन कंडक्टिंग ट्यूब। इसके अलावा जो कुछ एसेसरी है इसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट, आर्टरी वेन्स, और उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। जो हमारी जो हमारी ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस से निकलती है एफरेंट आर्टरी। ग्लोमेरुलस से एक मिनट, ओके सो या हमारा तो हमारी ग्लोमेरुलस से निकलती है बोमन्स कैप्सूल। बोमन कैप्सूल्स के ये रहा एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो इधर वाली साइड जो अंदर वाली साइड आएगी वो होगी इफरेंट आर्ट्रियोल्स, एंड जो बाहर वाली साइड जाएगी वो होगी एफरेंट आर्ट्रियोल्स। इफरेंट मतलब अंदर, एफरेंट मतलब बाहर। सो हमारी दोनों जो किडनीज होती है ना, एक किडनी के पास अपने नियरली 1 मिलियन कम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। दे आर फंक्शनल यूनिट हमने कर लिया। नेफ्रॉन के होते हैं 2 पार्ट्स, एक होते हैं ग्लोमेरुलस, और सेकेंड वन इज रीनल ट्यूब्यूल्स। सो जो ग्लोमेरुलस है वो कैपिलरीज का टफ्ट है जो कि एफरेंट आर्टरियोल से बना होता है। अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ये एफरेंट आर्टरियोल के ब्रांच से बना होता है जो कि रीनल आर्टरीज से आता है। एंड ब्लड ग्लोमेरुलस कैरी करता है और उसे एफरेंट आर्टरियोल लेके जाता है। ब्लड, ये यहाँ से ब्लड आता है थ्रू एफरेंट आर्टरियोल, एंड एफरेंट आर्टरियोल से फर्दर अवे लेके जाता है, आगे लेके जाता है। जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं बिगिंस विद डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वोमन्स कैप्सूल्स। जो रीनल ट्यूब्यूल होती है ये ऊपर वाला हो गया ग्लोमेरुलस पार्ट, बाकी वाला बचा पार्ट क्या है, रीनल ट्यूब्यूल। और जो रीनल ट्यूब्यूल है ये वाला पार्ट, रीनल ट्यूब्यूल है वो स्टार्ट होता है वोमन कैप्सूल से, वो विच इनक्लोजेज द ग्लोमेरुलस, एंड ग्लोमेरुलस जो है अलोंग विद वोमन कैप्सूल्स, इसे हम सिर्फ इतना पार्ट जो ये बोमन्स कैप्सूल अलोंग विद ग्लोमेरुलस, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं ये वाले पार्ट को हम कहते हैं मालफिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल्स। मालफिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल्स, मालफिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल्स। रिमेंबर मालफिजियन बॉडी एमसीक्यू में आ सकता है कि हम वोमन कैप्सूल्स अलोंग विद ग्लोमेरुलस को क्या कहते हैं, इस कॉल्ड ऑप्शंस में आ सकता है रीनल कॉर्पसल्स और मालफिजियन बॉडीज। इसके 2 नाम है, मालफिजियन बॉडीज एंड रीनल कैप्सूल्स। The tubule continues further and highly coiled network बनाते हैं, that is ये वाला network, proximal convoluted tubules, PCT then hairpin shape। ये hairpin shape जो हम जूड़ा पिन अपना लगाते हैं इस शेप का होता है ना, तो इस शेप का होता है हैनलेज लूप। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ट्यूब्यूल का, ये ट्यूब्यूल का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें पहले आता है डिसेंड करता है, नीचे जाता है, ये डिसेंडिंग लिम्फ होगी, ऊपर जाता है ये होगी असेंडिंग लिम्फ। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्फ बनाते हैं। असेंडिंग लिम्फ देन आगे हायर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। हायर कॉइल्ड ट्यूब्यूल रीजन होता है जिसे हम कहते हैं डिस्टिलेटेड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT मेनली नेफ्रॉन्स को स्ट्रेट ट्यूब यानी कि कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर जाके ओपन करता है। मैनी ऑफ विच इज कवरेज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी फिलामेंट एंड कैरेक्स के थ्रू। मतलब हमने किया था ना, इस तरीके से किडनी होती है और इसके अंदर ये ऐसे बने होते हैं, तो ये वाला एक पेल्विस रीजन में आता है, अंदर जाके कैलिक्स वाला रीजन होता है। तो इन्होंने ये बोला कि बहुत सारी कवरेज जो रीनल पेल्विस की है, ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। मतलब वैसे तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम कवरेज जो है ये मेडुलरी पिरामिड कर लेती है, बट जो कुछ पोर्शन रह जाता है वो रीनल पेल्विस के अंदर, रीनल पेल्विस में आ जाता है थ्रू मेडुलरी पिरामिड। अंदर वाला पार्ट जो हो गया मैक्सिममली नेफ्रॉन पूरा इसके अंदर होता है। इसके अलावा जो कंडक्टिंग ट्यूब होता है ये बाहर होता है, तो कुछ पार्ट इसका रीनल पेल्विस के अंदर होता है थ्रू मेडुलरी पिरामिड इनटू द कैलेक्सेस। यहाँ पे मालफिजियन कॉर्पस्यूल्स यानी कि जो वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस हो गया, PCT एंड DCT ऑफ द नेफ्रॉन्स, ये सारे कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। किडनी के कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं।
एंड द वेयरएज जो लूप्स ऑफ हेनले है ये मेड्यूला के अंदर डिप्ड होता है, मेड्यूला के अंदर डिप्ड होता है। ये सारा हमारा पीसीटी डीसीटी आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स रीजन, और जो हमारा अपना आ गया लूप्स ऑफ हेनले वो होता है मेड्यूला रीजन के अंदर। मेजॉरिटी नेफ्रॉन्स जो है उसमें लूप्स ऑफ हेनले शॉर्ट होता है एंड वो थोड़ा सा मेड्यूला पार्ट में जाता है, बट जो नेफ्रॉन्स एंड उन नेफ्रॉन्स को जो मेड्यूला रीजन्स में जाते हैं उन्हें क्या कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। जो नेफ्रॉन्स जो हैं वो मेड्यूला रीजन में जा रहे हैं। सबसे पहले हमने किया मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, पीसीटी डीसीटी नेफ्रॉन्स ये कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉर्टिकल रीजन में है मेनली। कौन से? मालफिजियन बॉडी होगी, और जैसे हमने क्या था मालफिजियन कॉर्पस्कल्स बोल दो या फिर रीनल कॉर्पस्कल्स बोल दो या मालफिजियन बॉडी बोल दो। ये हो गया पीसीटी डीसीटी, ये सारे नेफ्रॉन के कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट है। एंड वेयरएज जो लूप्स ऑफ हेनले है, लूप्स ऑफ हेनले जो है वो मेड्यूलर रीजन में प्रेजेंट है। मेजॉरिटी नेफ्रॉन्स में लूप्स ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है एंड बहुत थोड़ा सा मेड्यूलर रीजन में जाता है। तो इस वाले को हम क्या कहते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। एंड कुछ नेफ्रॉन्स जो है जिसमें लूप्स ऑफ हेनले बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, तो बहुत ज़्यादा पार्ट मेड्यूला मतलब मेड्यूला के अंदर चला जाता है, तो उन नेफ्रॉन्स को हम कहते हैं जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स भी एक तो मेड्यूलरी रीजन में जा रहा है, ये हमारा हो गया जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। जो इफरेंट आर्ट्रियोल है वो ग्लोमेरुलस से मर्ज आउट होती है एंड एक फाइन कैपिलरी नेटवर्क बनाता है ट्यूब्यूल का, जिसे हम पैराट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, जो हम यहाँ पे डायग्राम में क्लियरली विजिबल है। सी जो ये इफरेंट आर्ट्रियोल थी, इफरेंट वाली आ रही है, अंदर आते आते इसने एक अच्छा खासा नेटवर्क बना दिया है कैपिलरीज का। रीनल टिब्यूल, ये वाली हमारी रीनल टिब्यूल थी ना, रीनल टिब्यूल, इसके अराउंड इसने ऐसे अच्छा खासा नेटवर्क बना चुकी है। कौन? इफरेंट आर्ट्रियोल्स नेटवर्क बहुत सही बना चुकी है। इसके बाद ये जो इस नेटवर्क को हम पैराट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। ट्यूबुलर क्योंकि वो अराउंड रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड बना रहा है क्या? कैपिलरीज है ये, कैपिलरीज है ये, मतलब कैपिलरीज का नेटवर्क है, इसीलिए ट्यूबुलर कैपिलरीज एंड पैरी, मतलब कंफ्यूजिंग वाला पैराट्यूबुलर कैपिलरीज, पैराट्यूबुलर कैपिलरीज। मिनट ऑफ वेसल्स ऑफ दिस नेटवर्क रन, कुछ इसमें से हैनलेज लूप के पैरेलल रन करता है। सी जो ये हमने नेटवर्क बनाया ना, ऊपर से ये पूरा नेटवर्क बना हुआ है, ये सारा नेटवर्क बना है, पर कुछ जो है ना ये इसके पैरेलली मूव कर रहा है, लूप्स ऑफ हैनले के या हैनलेज लूप के, जो इसके पैरेलली मूव कर रहा है ना, और ये इस तरीके से पैरेलली मूव करते हुए ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। इसको हम कहते हैं ये वाला था जक्स्ट्रा मेडुलरी के अंदर ना वासा रेक्टा, इस रीजन को हम कहते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा इज मोस्टली ये तो एब्सेंट होता है, ये हाईली रिड्यूस्ड होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर। जक्स्ट्रा मेडुलर नेफ्रॉन्स के अंदर नहीं होता, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर होता है। वो भी कैसे होते हैं? ये तो मोस्टली एब्सेंट होगा, ये तो हाईली रिड्यूस्ड होगा, मतलब बहुत कम प्रेजेंट है। देन कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेफ्रॉन्स का टॉपिक हो गया ख़त्म। एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं सारा यहाँ पे जो लिखा हुआ है। जो पैरामीटर्स है नंबर, कॉर्टिकल हमने अभी जैसे किया, कॉर्टिकल रीजन में कौन सा होता है, मेडुला में कौन सा होता है, ये हमें पता तो लग गया। तो हमारा जो कॉर्टिकल रीजन के अंदर है बहुत ही नंबर कॉर्टिकल में सबसे ज़्यादा होते हैं, कॉर्टिकल रीजन में सबसे ज़्यादा होते हैं। एंड हमारा ये वाला पार्ट होता है इस तरीके से, ये वाला हो गया कॉर्टिकल रीजन, ये हो गया मेड्यूला, लेयर्स के अकॉर्डिंग होता है। तो मोस्टली कहाँ पे होते हैं? कॉर्टिकल रीजन के अंदर होते हैं, कॉर्टेक्स में होते हैं। और जक्स्ट्रा मेडुलरी बॉले बहुत ही कम होते हैं क्योंकि कुछ पार्ट से इधर को जाते हैं। और लूप्स ऑफ हैनले कॉर्टिकल रीजन में टू शॉर्ट लूप्स ऑफ हैनले, क्योंकि
जो है कॉर्टिकल मेड्यूलर रीजन में जा रहा है हैनले, तो वो बहुत ही लॉन्ग है। ऑब्वियसली अगर वो कॉर्टिकल से निकलते हुए मेड्यूला में जा रहा है मतलब वो लॉन्ग है। एक्सटेंशन इनटू मेड्यूला इसकी माइल्ड होती है, इसकी डीप होती है। वासा रेक्टा रिड्यूस्ड या एब्सेंट होता है कॉर्टिकल में, जक्स्टा मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स के अंदर प्रेजेंट होता है वासा रेक्टा, एंड कॉर्टिकल्स में एब्सेंट होता है, ये तो रिड्यूस होता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस JGA सेंसिटिव रीजन होता है जो सेलुलर मॉडिफिकेशन, सेल की जो जेक्स्ट्रा मतलब DCT एफरेंट आर्ट्रियोल इसकी मॉडिफिकेशन से बनता है एट लोकेशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय सेल्यूलर मॉडिफिकेशन इन distal convoluted tubule and afferent arteriole at location of their contract. Nephrons जो हैं they are dipped in interstitial fluids having specific osmolarity. cortex की होती है 300 m osmolarity per liter और इसकी medulla की होती है up to 1200 osmolarity. कॉर्टेक्स की होती है 300, मेड्यूला की होती है 1200. नेफ्रॉन्स आर डिप्ड इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड हैविंग स्पेसिफिक ऑस्मोरेगुलरिटी. नेफ्रॉन्स एक ऐसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होती है जिसमें स्पेसिफिक ऑस्मोरेगुलरिटी होती है. कॉर्टेक्स की 300 होती है, मेड्यूला की अप टू 1200 होती है. ग्लोमेरुलस इज अ, ये हमने कर लिया, इट इज अ ग्लोमेरुलस इज अ टफ इट इज़ अ टफ्ट कैपिलरी फॉर्म एफरेंट आर्टरियोल से बनाते हैं, आगे जाके वो रीनल आर्टरी में, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी. मालफिजन कॉर्प्यूसेस क्या होते हैं? मालफिजन कॉर्प्यूसेस जो हमारे वुमेन्स कैप्सूल के साथ ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है. PCT एंड DCT लोकेटेड कहाँ पे है? ये सारे कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है, ये सारे कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है. लूप्स ऑफ हैनले जो है वो मेड्यूला के अंदर डिप्ड है. लूप्स ऑफ हैनले फर्दर मेड्यूला के अंदर डिप्ड है. एंड मैनी DCT ओपन इनटू, वैसे तो सारे DCT कंडक्टिंग ट्यूब में ओपन होती हैं और कुछ जो है कवरेज रीनल पैलविस को पूरी कवरेज देते हैं थ्रू द मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलेक्सिस. इन्होंने कहा बहुत सारी जो DCTs हैं वो क्या करती है, कंडक्टिंग ट्यूब में जाके ओपन होती है. मैनी ऑफ विच गिव द कवरेज इन रीनल पैलविस. ऑलमोस्ट रीनल पैलविस में सारी कवरेज हो जाती है थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन द कैलेक्सिस. Efferent arterioles emerges from glomerulus, glomerulus से निकलती है, देन वो आगे जाके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाती है और अराउंड रीनल टैब्यूल्स वो वासा रेक्टा होता है. वासा रेक्टा कैसे होता है? ब्रांच होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का, पैरेलल होता है लूप्स ऑफ हैनले के एंड यू शेप होता है. देन कम्स टू यूरिन फॉर्मेशन. यूरिन फॉर्मेशन का भी यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है एंड इतना इनफ है यूरिन फॉर्मेशन के लिए. सो इसे करते हैं. यूरिन फॉर्मेशन जो है इसके अंदर मेनली 3 स्टेप्स होती हैं. यूरिन फॉर्मेशन में मेनली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है. पहले होती है ग्लोमेर, हमने जैसे अपना नेफ्रॉन किया ना, यूरिन फॉर्मेशन होती है नेफ्रॉन के अंदर ही. नेफ्रॉन के अंदर ही ये तीनों मेन प्रोसीजर्स होते हैं. सबसे पहले होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देन होता है रीअब्जॉर्प्शन, देन होता है सिक्रीशन. रिमेंबर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं बट होता नेफ्रॉन्स के अंदर ही है. फर्स्ट स्टेप इज यूरिन फॉर्मेशन. फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. ब्लड का फिल्ट्रेट करना, जो कहाँ हो रहा है? ग्लोमेरुलस में हो रहा है. विच कैरी ओनली आउट बाय द ग्लोमेरुलस, इसलिए उसे, क्योंकि ये सिर्फ ग्लोमेरुलस में होता है इसलिए इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं. फर्स्ट स्टेप जो है यूरिन फॉर्मेशन का इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो कि ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड फिल्टर करता है. ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड जो कि किडनी फिल्टर करता है पर मिनट में. PYQ है इसके ऊपर कि कितना किडनी ब्लड फिल्टर करता है पर मिनट में, और इस पर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं. 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड इज फिल्टर बाय किडनी पर मिनट, जो कि रफली
1/5 होता है ब्लड पंप ईच वेंट्रिकल्स के थ्रू इन अ मिनट। 1 मिनट में 1/5 पार्ट ब्लड का पंप करता है हार्ट 1 मिनट के अंदर। इसे हार्ट से कंपेयर किया है, ठीक है। सो 1/5 पार्ट जो है वो ब्लड ईच वेंट्रिकल्स के थ्रू हार्ट फिल्ट्रेट करता है, जितना किडनी 1 मिनट में करती है। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ थ्रू 3 लेयर। अब जो ग्लोमेरुलर के अंदर भी फर्दर सिक्रीशन हो रही है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो हो रही है वो भी फर्दर उसके अंदर 3 लेयर्स होती है। एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, epithelium of Bowman capsule, then basement membrane between the 2 layers। इसे हम थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। ओके, सो हाँ यहाँ लिखा है 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट और 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू 1100 to 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड पर मिनट इज फिल्टर बाय किडनी, बाय हार्ट है ये, बाय किडनी है ये। सो इसके अंदर सबसे पहले होती है 3 लेयर्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर। द फर्स्ट वन इज एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, ये वाली। एंड द सेकेंड वन इज द एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल, एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल। और थर्ड है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जो तीनों है ये क्या है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, PYQ है इसमें से भी, सो इम्पॉर्टेंट। सो इसमें से क्वेश्चन ही ऐसे आएगा कि मतलब कौन से, मतलब आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, इसमें से बोला विच वन इज नॉट द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ये इसमें से पूछ लेंगे कि ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन हो सकता है, कोई एक दी होगी और इसके अलावा 2 कोई और दी होगी, वे भी प्रेजेंट ना हो। तो इसलिए इसको भी ठीक से कर लेते हैं। एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, एक हो गया एंडोथेलियम, एक हो गया एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल, एक हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो द एपिथेलियम सेल्स ऑफ वुमन कैप्सूल्स को हम, जो एपिथेलियम सेल्स ऑफ वुमन कैप्सूल है इन्हें हम पॉडोसाइट्स भी कहते हैं, यहाँ पे यू नहीं है ओ है, पॉडोसाइट्स भी कहते हैं। एपिथेलियम ऑफ वुमन्स कैप्सूल को हम पॉडोसाइट्स कहते हैं। दे आर अरेंज्ड इन इंटरस्टेट मैनर सो एज टू लीव सम मिनट स्पेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर्स। ये इस तरह इस मैनर में अरेंज होती है ना कि इनके बीच में कुछ स्पेस होती है, उस स्पेस को ना फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर्स कहते हैं। जो पोडोसाइट्स होती हैं वुमेन्स कैप्सूल्स के अंदर, इस तरीके से वुमेन्स कैप्सूल यहाँ पे ग्लोमेरुलस, तो इसके बीच में ऐसे स्पेस होती है कि इसके बीच में फिल्ट्रेशन हो सके, इसलिए हम उसे फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर्स कहते हैं, स्लिट पोर्स। सो द नेक्स्ट इज, उसके बाद ब्लड जो है वो फिल्टर होता है, देन दीज तीनों मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की। एंड द ऑलमोस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन, प्रोटीन मतलब प्रोटीन छोड़ के जो सारे प्लाज्मा के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो बोमस कैप्सूल से पास कर जाते हैं, इसलिए उसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस मतलब इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन्स नहीं होते पास ऑन, बाकी प्लाज्मा के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सारे पास ऑन हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट अब बना, किडनी ने 1 मिनट में जितना, 1 मिनट में किडनी ने जितना ब्लड फिल्टर किया उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्योंकि अभी किसने किया, सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कर रहे थे, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है हेल्दी इंडिविजुअल का अप्रॉक्सीमेटली 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है। 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है। एक दिन में कितने होते, नॉर्मली हम कर रहे हैं इसका, ओके। सो होता है 125 मिलीलीटर पर मिनट। 1 मिनट में मतलब कि 125 मिलीलीटर होता है। दैट मीन्स एक दिन में, 1 डे में होते हैं 24 आवर्स। 24 आवर्स का मतलब है कि
कितने मिनट्स होते हैं? 1 आवर में होता है 60 मिनट्स। तो 24 आवर्स में कितने होंगे? 24 आवर इंटू 60 कर देंगे तो 24 इंटू 6, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 13 14, 144, ये हो गया हमारा 1440। इतने मिनट्स हुए एक दिन में। एक दिन में इतने मिनट्स हुए, इन्होंने कहा 125 कर रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फर्दर 125 को, तो ये जो हमारा आएगा टोटल आंसर वो आएगा 180 लीटर। 180 लीटर आएगा। ये मैंने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता दिया। इसमें PYQ है तो इसको प्लीज़ आप अच्छे से कर लेना, बिकॉज कि इस फॉर्मूले पे हमें आगे फर्दर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे PYQs में, जो हम आगे करेंगे। मैंने यहाँ पे तुम्हें डिटेल एक्सप्लेन करके बता दिया, एक एक स्टेप के अकॉर्डिंग सॉल्व करके बता दिया। सिर्फ लास्ट वाली कैलकुलेशन छोड़िए जो तुम खुद कर लो। सो इसलिए आई होप कि आगे जो मैं फर्दर क्वेश्चंस तुम्हें PYQs के अंदर कहूँ सॉल्व करने के लिए तो वो तुम्हें आते होंगे, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल्स हर एक इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल्स बनते हैं मैं 7 बाय 7 करा रही हूँ। एंड एक बार ये सारे चैप्टर्स फिनिश हो जाए, आफ्टर डैट मैं मतलब जैन तक जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं सारे मतलब चीट शीट्स, फॉर्मूला शीट्स और ये सारे न्यूमेरिकल्स हर चैप्टर के एक जगह कंबाइन करके लिखवा दूँगी, सो दैट आपको नीट के टाइम पे इजी हो जाए। जैन तक सिलेबस हमें इससे पहले ख़त्म करना है बायो, केम एंड फिज़िक्स का, बिकॉज कि फेब तक एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई वांट कि जितने भी 1 शॉट वीडियोज़ हैं बच्चे सारे उस टाइम तक सारी प्ले सीरीज़ बनी हो, और उसी में हमारी बोर्ड्स की तैयारी भी हम साथ साथ में कर रहे हैं, तो हमारी नीट की भी साथ में तैयारी हो रही है और बोर्ड्स की भी। सो जैन तक हमारा जब एक बार सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, वैसे तो मैं डबल रिपीट में पढ़ा देती हूँ इसे, और तो फेब तक ये जाके हम इसकी 2 रिविजन्स कर लेंगे बोर्ड्स वालों के लिए, और नीट वालों के लिए साथ साथ में PYQs भी होते हैं सॉल्व करवाने के लिए, क्योंकि वी डोंट हैव इनफ टाइम कि हम इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली कर पाए, तो हमारे चैप्टर्स फिनिश नहीं होंगे। बट आई प्रॉमिस इसके अंदर NCERT सारी कंप्लीट हो रही है, एक एक लाइन NCERT की कंप्लीट हो रही है। एंड इफ़ अगर एक आधी लाइन बच भी जाती है तो मैं PYQs में तुम्हें करवा देती हूँ। ओके, सो डोंट वरी अबाउट योर सिलेबस, वो जैन 10 तक ख़त्म हो जाएगा। सो अभी हमने न्यूमेरिकल करके हटे हैं। 180 लीटर पर डे में हमारा हेल्दी इंडिविजुअल का GFR होता है। GFR मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग है, स्लिप ऑफ टंग होती है इस वर्ड में बहुत ज़्यादा मेरी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सो जो किडनी है, इट हैज़ बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वंस एन efficient mechanism carried out by juxtaglomerular apparatus। मतलब जो juxtaglomerular apparatus है ना, वो बहुत ही स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो कि सेलुलर मॉडिफिकेशन से बना है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर और एफरेंट आर्टरियोल्स के अंदर। सो अगर हमारा GFR डिक्रीज होगा, जब हमारा फॉल इन GFR होगा, इट कैन एक्टिवेट द juxtaglomerular सेल्स, ताकि वो रिनिन सिक्रीट करे जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्लो को रिटेन करेगा, एंड GFR बैक हो जाएगी अपनी नॉर्मल पे। अगर हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होती है, मतलब किडनीज ने सही से काम नहीं किया, किडनीज को कोई प्रॉब्लम है, उसने अपना काम सही नहीं किया, तो वो किडनीज क्या करती है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है ना, जैसे GFR कम हुआ, जो JG सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो एक्टिवेट होते हैं तो हमारे ये क्या करते हैं, रेनिन सिक्रीट करता है, द हार्मोन RENIN, रेनिन। तो वो रेनिन सिक्रीट करता है। रेनिन सिक्रीट जब करता है, रेनिन से क्या होता है, रेनिन का फंक्शन पूछा जा सकता है, फंक्शन ऑफ रेनिन। ये वर्ड बहुत ही छोटा और लाइक एबनॉर्मल सा लग रहा है, बट इट इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड नहीं लग रहा, और ये इसलिए क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जा सकता है कि रेनिन का फंक्शन क्या है। रेनिन का फंक्शन है स्टिमुलेट करना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शन ऑफ रेनिन क्या है। सो ये MCQ वगैरह में पूछा जा सकता है। तो इसका फंक्शन होता है स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, एंड जिससे GFR जो है हमारी नॉर्मल पे आ जाए।
द कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे 180 लीटर पर डे होता है, विद विच यूरिन रिलीज्ड 1.5 लीटर होता है। So, इससे ये पता लगता है कि जो 99% ऑफ फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब्ड हो रहा है रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, क्योंकि एज वी कैन सी जब हमारा 180 किडनी फिल्ट्रेट कर रहा है 180 लीटर पर डे एक दिन में, और जो यूरिन सिक्रीट हो रहा है वो 1.5 लीटर से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लीटर, जो कि उसका कुछ भी पार्ट नहीं है। सो 99 अप्रॉक्सीमेटली जो 99% ऑफ द हमारा 99% ऑफ द फिल्ट्रेट है रीअब्जॉर्ब्ड हो रहा है, और वो हो कहाँ पे रहा है, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रहा है, क्योंकि ग्लोमेरुलस ने तो अपनी सारी फिल्ट्रेशन जो है उस ग्लोमेरुलस ने तो 180 लीटर की फिल्ट्रेशन की, बट जो हमारा एट द एंड ऑफ द यूरिन आ रहा है वो 1.5 लीटर आ रहा है। सो इससे ये पता लग रहा है कि जो 99% हमारी फिल्ट्रेट है, 99% फिल्ट्रेट है वो रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर रीअब्जॉर्ब्ड हो रहा है, दैट इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। जो ट्यूबुलर द रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, जो हमने सेकेंड पॉइंट पढ़ा था, ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल्स जो हैं in different segments of nephron perform active और passive mechanism। जो ट्यूबुलर सेल्स एपिथेलियम सेल्स है, सेल्स ने क्या करना है अपना एक्टिव या पैसिव मैकेनिज्म डिफरेंट पार्ट में वो परफॉर्म करते रहते हैं अपना। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज अमोनियो एसिड हो गया, सोडियम हो गया, सोडियम आयन हो गया, ये सारे ना फिल्ट्रेट जो है रीअब्जॉर्ब होते हैं एक्टिवली, वेयर एज जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं। जो आयंस हो गए, एमोनो एसिड्स हो गए और ग्लूकोज एक्सेट्रा, ये सारे जो होते हैं फिल्ट्रेट होते हैं थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो फिल्ट्रेट होते हैं थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट। रीअब्जॉर्प्शन वाटर की होती है, वो भी पैसिवली ट्रांसपोर्ट होती है इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन्स। इनिशियली वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब हमारे एक्टिव और पैसिव कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ये एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल्स, ये वाले ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल्स। जो ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल्स है उन्होंने क्या करना है, एक्टिव और पैसिवली ट्रांसपोर्ट करना है। एक्टिवली कौन से करते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड आयंस, और जो पैसिवली करता है वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। एंड ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन जो ट्यूबुलर सेल्स हैं वो कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं लाइक H पॉजिटिव और K पॉजिटिव और अमोनिया फिल्ट्रेट में। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूरिन फॉर्मेशन के अंदर। वो मेंटेन करता है आयनिक एंड एसिडिक बैलेंस को बॉडी फ्लूइड के। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या करता है, आयनिक एंड एसिड बेस को बैलेंस करता है बॉडी फ्लूइड के, ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो इसे एक बार फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं, इसमें इन्होंने कैसे कैसे बताया हुआ है। इसमें सबसे पहले आता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। इसके अंदर क्या हुआ, फिल्ट्रेशन में हमारी रीनल आर्टरी इस तरीके से थी, ओके। सो इसमें यहाँ से रीनल आर्टरी जा रही, ये होता है आर्ट्रियल एफरेंट आर्टरियोल, ये होता है इफरेंट आर्टरियोल। इन्होंने बोला यहाँ से रीनल आर्टरी आई, रीनल आर्टरी ने क्या किया, आर्टरियोल्स के पास आई। आर्टरियोल्स क्या किए, जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स थी, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कौन सी थी, EBE याद रखना है। एंडोथीलियम और एपिथीलियम साइड्स पे है। एंडोथीलियम किसका, ग्लोमेरुलर का, यहाँ पे आ रहा है ना वो, तो एंडोथीलियम किसका यहाँ आ रहा है, वो तो वो एंडोथीलियम किसका हुआ, ग्लोमेरुलर का। तो ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम के बाद वो यहाँ पे आता है बेस मेम्ब्रेन में, बेस मेम्ब्रेन से जाता है एपिथीलियम ऑफ, यहाँ से बोमन कैप्सूल्स में, एपिथीलियम ऑफ बोमन कैप्सूल। एंड देन क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हो जाता है, जो कि मोस्टली प्लाज्मा होता है और प्रोटीन्स नहीं होती, मोस्टली प्लाज्मा का होता है।
इतना था स्टार्ट के अंदर हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर। देन मेन प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट कर रहा है। एंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है क्योंकि उसने जो 99% प्लाज्मा फिल्ट्रेट किया है फर्दर वो आगे जाके फिल्ट्रेट हो रहा है और वो फर्दर 99% उसमें जो रीअब्जॉर्ब हो रहा है। पता कैसे लग रहा है 180 और 1.5 ये यूरिन की फॉर्मेशन है और ये जो किडनी ने ब्लड फिल्टर किया ये वो है। सो इससे ये पता लगता है 99% रीअब्जॉर्ब हो रहा है। वो होगा रहा है रीनल ट्यूब्यूल में, इसलिए उससे हमने क्या किया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहा, जिसमें कि एक्टिव और पैसिव दोनों प्रोसेसेस हो रही है। एक्टिव प्रोसेस के अंदर वो क्या कर रहा है ग्लूकोज हो गया, सोडियम हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, इनको कर रहा है। एंड पैसिवली वो नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर को कर रहा है। यूरिन पर डे 1 से 1.5 लीटर रिलीज होता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन जो क्या करता है एसिड बेस सब्सटेंसेस को बैलेंस करता है और H पॉजिटिव आयन और पोटेशियम आयन। सोडियम का एक्टिव प्रोसेस में हो रहा है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के। ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर क्या हो रहा है हाइड्रोजन पॉजिटिव और कैल्शियम पॉजिटिव प्लस कैल्शियम नहीं के से बार बार कैल्शियम बोला जाता है, पोटेशियम पॉजिटिव पोटेशियम आयन एंड अमोनिया को सिक्रीट करता है इनटू फिल्ट्रेट। हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन एंड अमोनिया, हाइड्रोजन पोटेशियम एंड अमोनिया। यहाँ पे अमाइनो एसिड्स हैं, यहाँ पे पोटेशियम आ गया, ठीक है। देन फिल्ट्रेशन इज ड्यू टू प्रेशर ऑफ ग्रेडियंट कैपिलरीज। फिल्ट्रेशन होती क्यों है ड्यू टू प्रेशर ऑफ जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है उसके प्रेशर के कारण फिल्ट्रेशन होती है। और GFR रेट होता है फिल्ट्रेशन पर मिनट इज 125 पर मिनट। किडनी हैज एबिलिटी टू रेगुलेट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सो द नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। हमने जो ट्यूब्यूल्स किए हैं ना यहाँ पे PCT, DCT, कंडक्टिंग डक्ट, हैनलेज लूप, तो इन चारों की ना आगे हम फर्दर एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इन चारों का फंक्शन क्या है। जो तो हमारी होती है PCT, PCT के ऊपर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। ये क्यों होती है हमारी ये सेल्स का काम ही होता है सरफेस एरिया रीअब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज होना। PCT DCT और इस पूरे मतलब मैकेनिज्म के अंदर सबसे मेन वर्ड इज रीअब्जॉर्प्शन। सारा हमारा 180 में से 1.5 लीटर ही जब हमारा एक्सक्रीट आउट हो रहा है बाकी कहाँ जा रहा है सारा रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो PCT सबसे ज़्यादा क्या काम करता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है फॉर रीअब्जॉर्प्शन। और नियरली सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मतलब जो हमने किया 99% जो यूज़ हो रहा है उसमें 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का सेगमेंट इस पार्ट में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है बाय PCT। PCT क्या करता है pH और आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है। PCT pH और आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है बाय रिस्पेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हो गया, अमोनिया हो गया जो हमने अभी पहले किया, और एब्जॉर्प्शन करवाता है HCO3 नेगेटिव की। सो इसके अंदर हमने PCT जैसे किया, इसके हम फर्दर पॉइंट्स बना के इसको लर्न करना है। सबसे पहले ये बना किसका होता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। क्यों मैं सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए फॉर रीअब्जॉर्प्शन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में से 70 to 80% जो है इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर रीअब्जॉर्ब होता है इस सेगमेंट में। और PCT क्या करता है मेंटेन करता है pH एंड आयनिक बैलेंस बॉडी फ्लूइड का बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ। कैसे करता है pH और आयनिक हमारा कैसे बैलेंस मेंटेन करता है बाय H पॉजिटिव आयन एंड अमोनिया एंड पोटेशियम को फिल्ट्रेट करके।
एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ H3CO नेगेटिव। तो इसके अंदर हमने किए 3 पॉइंट्स। पहला किसका बना है, फंक्शन क्या है। दूसरा किसको रीअब्जॉर्व कर रहा है, मेनली 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर को रीअब्जॉर्व कर रहा है। थर्ड हमारा पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं, कैसे कर रहा है, बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन हमने ली, जैसे हमारी हाइड्रोजन आयन की होगी, अमोनिया और पोटेशियम की होगी, उसको फिल्ट्रेट किया और अब्जॉर्प्शन करवाई H3CO नेगेटिव के अंदर। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट चीज आती है हमारी ये वाला पार्ट, जो क्या है, लूप्स ऑफ हेनले। लूप्स ऑफ हेनले का क्या काम होता है, सबसे पहले तो होता है हेनलेस लूप बोल दो, ये लूप्स ऑफ हेनले बोथ आर सेम, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज हियर। एंड रीअब्जॉर्प्शन जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें मिनिमम होती है। सबसे पहले तो हमारा असेंडिंग लिम्ब आता है ना, नहीं सबसे पहले ये हमारा आता है ये डिसेंड कर रहा है, डाउन जा रहा है, या असेंड कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हमारे इसमें रीअब्जॉर्प्शन सबसे मिनिमम होती है, सबसे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है असेंडिंग लिम्ब में। ये वैसे असेंडिंग लिम्ब का सबसे मेन सिग्निफिकेंट रोल ये होता है कि ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है, सबसे ज़्यादा हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करती है असेंडिंग लिम्ब। लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि एवरी लाइन इज इम्पॉर्टेंट, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुम बोर्ड्स के अंदर एटलीस्ट तुम थोड़ा बहुत आता होगा, इधर उधर का घुमा के भी लिख दोगे, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड लिखते हो तो तुम्हें लिखने के मार्क्स मिलते हैं। तुमने कुछ नहीं भी किया, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 लाइनें लिखी है ना, तुम्हें हाफ क्रेडिट जाएगा उसका। सो बोर्ड्स में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट नीट बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके लिए तुम्हारे ईच एंड एवरी लाइन सुनना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लिसन वेरी केयरफुली। सो हेनलेस लूप के अंदर असेंडिंग लिम्ब पे सबसे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है, और उसका मेन रोल ये होता है कि वो हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। एंड आता है डिसेंडिंग लूप। डिसेंडिंग लूप जो होता है वो होती है वाटर परमिएबल होता है, बट मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल होता है। वाटर के लिए परमिएबल, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल। सो दिस कंसंट्रेट द फिल्टर्स। इससे क्या होता है, फिल्ट्रेट नीचे को जा रहा है, हमने देखा इसके अंदर डिसेंडिंग डाउन हो रहा है। और जो असेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स को ट्रांसपोर्ट करती है एक्टिवली और पैसिवली। देयरफॉर जो कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट है उसके बाद वो अपवर्ड जाएगा, एंड देन वो इट गेट डिल्यूटेड, क्योंकि उसके बीच में से अब इलेक्ट्रोलाइट्स पास कर रहे हैं टू द मेडुलरी फ्लूइड। अब इसके पॉइंट्स बना के एक बार देख लेते हैं हम। अपने नोट्स के अंदर भी ना एग्जैक्टली ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स बनाने चाहिए, बिकॉज कि ताकि हम जो बाद में रिवीजन करते हैं तो हमें टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो एंड रिवीजन ईजिली होए। सो हेनलेस लूप जो है उसके अंदर मिनिमम असेंडिंग लूप के अंदर होती है, सबसे पहले असेंडिंग लिम्ब के अंदर होती है मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन। मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन से क्या होता है, ऑस्मोरेगुलरिटी जो होती है वो हाई हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। कौन से रीजन में, मेडुलरी रीजन में इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोरेगुलरिटी हाई हो जाती है। देन आता है डिसेंडिंग लूप, सेकंड पॉइंट। डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या होता है, वो परमिएबल है वाटर के लिए, परमिएबल और इम्परमिएबल क्रम। वाटर के लिए परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल है। और असेंडिंग लिम्ब का क्या है, वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है। ये हमारे सेकंड पॉइंट के अंदर आ गए दोनों पॉइंट्स। और डिसेंडिंग में हमने क्या, वो डाउनवर्ड जा रहा है फिल्ट्रेट को लेके, असेंडिंग में वो अपवर्ड लेके जा रहा है, वो आ गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हम इसका बनाएंगे कि जो कंसनट्रेट है वो डिल्यूट हो रहा है, क्योंकि उसमें से जब हमारे लास्ट में इलेक्ट्रोलाइट्स पास हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट पास होने से जो हमारा कंसनट्रेशन है वो डिल्यूट हो रहा है मेडुलरी फ्लूइड का। डिस्ट्रीब्यूटेड देन कम्स टू हमारा अगला पार्ट आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसमें कंडीशनली रीअब्जॉर्प्शन होती है सोडियम और वाटर की। इसमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है सोडियम एंड वाटर की, जो सेगमेंट्स में होती है। और डीसीटी रीअब्जॉर्प्शन के Hc3O नेगेटिव के भी H3CO नेगेटिव, इसकी भी रीअब्जॉर्प्शन के कैपेबल होता है डीसीटी।
एंड सिलेक्टिवली हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन की भी सिक्रीशन करता है, एंड अमोनिया की भी करता है, और पीएच मेंटेन करता है, और सोडियम पोटेशियम बैलेंस मेंटेन करता है ब्लड के अंदर। कंडक्टिंग डक्ट का काम होता है, दिस इज इसके डीसीटी के पॉइंट्स बनाने रहेंगे। डीसीटी के अंदर पहला पॉइंट कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती किसकी है? सोडियम की एंड वाटर्स। इसके अंदर ये चीज़ ध्यान रखना, कहाँ पे सोडियम आ रहा है, कहाँ पे पोटेशियम आ रहा है, कहाँ पे वाटर आ रहा है, सबकी अलग अलग जगह पे सिक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होती है, तो उसको बहुत ही ध्यान से लर्न करना। सो हमारा डीसीटी के अंदर क्या हो रहा है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रही है सोडियम और वाटर सेगमेंट की। ये रीअब्जॉर्प्शन के कैपेबल है। ये HC3O नेगेटिव इसको भी रीअब्जॉर्ब कर देता है। और सिलेक्टिव सिक्रीशन होती है डीसीटी के अंदर, हमने कहा कि वो ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है। सिक्रीशन किसकी होती है? हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन की एंड H पॉजिटिव आयन की और सोडियम आयन की। ओके, सो एंड NH3 की। और pH मेंटेन करता है पोटेशियम और कैल्शियम का ब्लड के अंदर। इसके भी 3 पॉइंट्स बनेंगे, 3 पॉइंट्स। देन कंडक्टिंग डक्ट, लॉन्ग एक्सटेंडिंग डक्ट होती है जो किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में होती है। कॉर्टेक्स रीजन से लेके मेडुलरी रीजन में जाती है। कॉर्टेक्स रीजन से लेके मेडुलरी रीजन के अंदर जाती है, कॉर्टेक्स से मेड्यूला में जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है रीऑब्जर्व होता है इस रीजन में, ताकि कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस्ड हो। लार्ज अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन होती है कंडक्टिंग डक्ट के अंदर, सो दैट कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो। दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप इट ऑस्मोलैरिटी। ये सेगमेंट जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को अलाउ करता है पैसेज के लिए इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए। इट ऑल्सो इसका एक और रोल प्ले करता है, ये मेंटेन पीएच मेंटेन करता है, आयनिक बैलेंस करता है एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन करता है हाइड्रोजन और कैल्शियम आयन की। पोटेशियम आयन की। हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन की सिक्रीशन कंडक्टिंग डक्ट में भी होती है, डिस्टिलेटेड कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल के अंदर भी होती है एंड पीसीटी के अंदर भी होती है। सो इस डायग्राम्स के थ्रू ये क्लियर हो जाएगा कि किसकी सिक्रीशन होती है और किसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, कौन कौन सी चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती है। इट इज़ क्लियर इन दिस डायग्राम। जो हमारा पीसीटी है, पीसीटी के अंदर HC3O नेगेटिव, NaCl, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड पोटेशियम, ये सारे रीअब्जॉर्ब होते हैं एंड H पॉजिटिव NH3 सिक्रीट होता है। डीसीटी के अंदर वाटर सिक्रीट होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है एंड इन दोनों जगह पे यूरिया का कंसंट्रेशन हाई और यूरिया की कंसंट्रेशन के लिए वाटर सबसे ज़्यादा सिक्रीट होता है। यहाँ पे भी पोटेशियम एंड आयंस जो है H पॉजिटिव आयन एंड K पॉजिटिव आयन, ये सब जगह सिक्रीट होएगा एंड वाटर HC3O नेगेटिव, NaCl एंड सोडियम, ये सब जगह पे रीअब्जॉर्ब होएगा। डीसीटी और पीसीटी के अंदर जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप्स के अंदर, जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनलेस के अंदर, वो वाटर के लिए परमेबल होता है एंड इनपरमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो वाटर के लिए इनपरमेबल होता है एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल होता है। दैट वाज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हमारी सेगमेंट है लूप्स ऑफ हेनले की, यहाँ पे ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है यू शेप जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, वो थिन सेगमेंट होती है असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब दोनों के अंदर। ऊपर आते टाइम यहाँ पे थिक सेगमेंट होती है असेंडिंग लिम्ब की, इसकी भी ऊपर थिक होती है। पीसीटी डीसीटी की सेम होती है और सिर्फ हैंडलेस लूप के अंदर जो पिन लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ पे थिन हो जाती है सेगमेंट। सो ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म होता है एंड नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, मतलब काउंटर करंट मैकेनिज्म टू कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट।
टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, द काउंटर करंट मैकेनिज्म टू कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट, बिकॉज इसके अंदर सारा कि कैसे ऑस्मोलैरिटी और कैसे हमारा मतलब वाटर कहाँ जाता है, कैसे फिल्ट्रेट होता है, वो सारा इसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं। सो ये वाला टॉपिक वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इसलिए मैं इसको एक बार एनसीईआरटी से भी सारा टॉपिक होने के बाद एनसीईआरटी एक बार आपको रीड करके बता दूँगी, सो दैट कि कोई पॉइंट इसमें से रह ना जाए। वैसे तो दीज नोट कवर ऑल द पॉइंट्स, एनसीईआरटी सारी कवर होती है इसके अंदर, सारे मेन पॉइंट्स इसके अंदर कवर होते हैं, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होता जो इसके अंदर रह जाए। सो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, जो काउंटर करंट बनाता कौन है, जो फिल्ट्रेट है, लिम्फ के थ्रू जो फिल्ट्रेट हो रहा है, और जो हमारा वासा रेक्टा के अंदर है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। एज यू कैन सी ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये मेड्यूलर रीजन है, ये आउटर मेड्यूला है, ये इनर मेड्यूला है। एंड इसके अंदर ये है हमारा हैनलेस लूप, ये वासा रेक्टा। एज यू कैन सी इसका डायरेक्शन इधर को जा रहा है और इसका इधर को जा रहा है, सो दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। तो ये काउंटर करंट क्रिएट करते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर काउंटर करंट बनाते हैं। सो जो इसके अंदर मेन जो इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट है वो है सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। सो जो हमारे यहाँ पे कंडक्टिंग डक्ट होता है वो क्या करता है, यूरिया को एक्सक्रीट आउट करता है। यूरिया यहाँ से वासा रेक्टा में जाता है एंड यहाँ से सोडियम क्लोराइड वासा रेक्टा में जाता है, दोनों वासा रेक्टा में जाते हैं। देन ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे आ जाता है और इसने क्या करना है, सोडियम क्लोराइड को बाहर कर देना है। जब इसने सोडियम क्लोराइड को बाहर कर दिया तो इसने भी, हमारा हैंडलेस लूप ने भी पानी बाहर निकाल दिया, वाटर निकाल दिया। ये दोनों कहाँ पे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गए। ये इसके बाद बॉडी के पास चले जाता है जो एक्सेस ऑफ वाटर है, ताकि उससे दोबारा वो रीअब्जॉर्ब होने आ जाता है या फिर अंदर बॉडी के अंदर प्रोसेस अपनी फर्दर होने लग जाती है। सो ये था हमारा ओवरऑल काउंटर करंट मैकेनिज्म कि जब प्रॉक्सिमिटी होती तो यहाँ पे जब वो पानी बाहर आता है ना, उससे क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। इनर मेड्यूलरी ये हमारा इनर यहाँ पे जो है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल जंक्शन में, एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ HL एंड VR आर काउंटर करंट देम इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी बढ़ी, यहाँ पे कितनी थी, 300, 600, 900, 1200। जैसे जैसे इसके अंदर सोडियम आता जा रहा है ना, जितनी सोडियम की कंसनट्रेशन हाई होती जाएगी उतनी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती जाएगी। So NaCl transported by ascending limb of HL exchange by descending limb of vasa recta। ये हमारा ascending limb था, कहाँ गया, NaCl transported by ascending limb of loops of Henle। loops of Henle का ये हमारा ascending limb था। ascending limb ने क्या किया, ascending limb वो हमारे वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब से एक्सचेंज हो रहे हैं। ये यहाँ पे जो सोडियम प्रेजेंट था वो यहाँ से निकला, यहाँ से आया, यहाँ पे आ गया, मतलब ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं इसके बीच में। एंड इज रिटर्न टू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब के अंदर वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। and urea which enters the thin part of the ascending limb of HL is transported back to interstitial of the collecting tube। जो यूरिया ट्रांसपोर्ट हो रहा था ascending limb हैंडले के, यहाँ पे जो यूरिया हमारा एंटर हो रहा था, अब वो दोबारा से इंटरस्टिशियम में कलेक्ट हो गया, वो यहाँ आया और यहाँ के बाद उसके बाद वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, यहाँ से ये जो हमारे यहाँ पे यूरिया था ये निकला था, देन वो कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर वो चला गया। सो दिस मैकेनिज्म मेंटेन द इंटरस्टिशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कि इजीली वाटर की पैसेज में हेल्प करता है फ्रॉम कंडक्टिंग ट्यूब, देयर बाय कंसंट्रेट करता है फिल्ट्रेशन को। मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कंसंट्रेटेड यूरिन, हमने ऑलरेडी कर लिया। सो हैंडलेस लूप क्या करता है, प्राइमरली ऑस्मोरेगुलरिटी मेंटेन करता है एंड ग्रेडियंट्स को, ऑस्मोरेगुलरिटी ग्रेडियंट को किडनी इंटरस्टिशियम के अंदर। सो इसकी एक बार एनसीईआरटी पढ़ के बता देती हूँ, यही वर्डिंग्स है ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। अगर इफ वैसे इसके अंदर आई विल कवर ऑल द पॉइंट्स, अगर इसके अंदर कोई पॉइंट रह जाता है, कोई लाइन एनसीईआरटी की समझ नहीं आती, यू कैन कमेंट, मैं उसकी एक शॉर्ट्स के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू जो मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी।
So mammals have ability to produce a concentrated urine. The Henle's loop and vasorector play significant role. The flow of filtrate in the two limbs of Henle's opposite direction में होती है, ये भी हमने कर लिया, तो करंट काउंटर करंट बनाती है. एंड फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा के दोनों लिम्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, दिस ऑल्सो इन काउंटर करंट पैटर्न, वो भी काउंटर करंट पैटर्न में काउंट होता है. प्रॉक्सिमिटी एनलेस लूप की और वासा रेक्टा की जब होती है तो काउंटर करंट की एज वेल एज द प्रॉक्सिमिटी काउंटर करंट की भी होती है, जिससे क्या होता है ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज और मेंटेन होती है. इंटरमेडुलरी इंटरस्टिशियम में जो 300 थी, कॉर्टेक्स रीजन में 1200 हो जाती है इंटरमेडुला के अंदर. एंड जो ग्रेडियंट है वो सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया है. तो सोडियम जो है वो असेंडिंग लिम्ब से, हैंडलेस लूप के असेंडिंग लिम्ब से वो एक्सचेंज होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, एंड देन सोडियम क्लोराइड रिटर्न हो जाता है इंटरस्टिशियम के अंदर बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा. सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो थिन सेगमेंट्स में प्रेजेंट था असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलेस लूप में, वो भी ट्रांसपोर्ट बैक हो जाता है कलेक्टिंग ट्यूब में. सो ये सारा जो ट्रांसपोर्ट ऊपर डिस्क्राइब किया है हमने, वो एक स्पेशल अरेंजमेंट हैंडलेस लूप और वासा रेक्टा से होता है. उस स्पेशल अरेंजमेंट को काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं. एंड दिस मैकेनिज्म मेंटेन्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ये कंसंट्रेशन इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम. प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन ईजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कंडक्टिंग ट्यूब, देयर बाय प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट. इन इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट की प्रेजेंस से वाटर का पैसेज ईजी हो जाता है फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब, देयर बाय कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट. एंड ह्यूमन किडनी प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times concentrated than the initial filtration formed. ह्यूमन किडनी जो है वो नियरली 4 टाइम कंसनट्रेटेड, जो इनिशियली फिल्ट्रेट बना था उससे 4 टाइम मोर कंसनट्रेटेड वे में वो फिल्ट्रेट करता है. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन या फिर एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. इसके अंदर हार्मोन्स वगैरह का है रोल प्ले. So let's start. The functioning of kidney is efficiently monitored and regulated by normal feedback mechanism involved by 3 टाइप से होती है. जो हमारी किडनी की फंक्शनिंग है वो नॉर्मली कैसे मॉनिटर या रेगुलेट होती है? हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से. हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से. और वो हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म कौन कौन करता है? The first one hypothalamus, second one juxtaglomerular, इससे हमारा आता है आगे हम फर्दर रैंकिंग के बारे में जो हमने पढ़ा था वो भी करेंगे जो जे सेल्स करते हैं. और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, वासोकंस्ट्रिक्टर क्या होता है, डायलेटर क्या होता है ये. एंड द नेक्स्ट इज हार्ट, थर्ड वन. सो हम सबसे पहले हाइपोथैलेमस से करते हैं. ऑस्मो रिसेप्टर्स जो बॉडी में हैं दे आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम. ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ऑस्मो रिसेप्टर्स इंक्रीज हुए, हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ, उसने क्या किया, ADH रिलीज़ किया. हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पास सिग्नल्स हैं, उसने ADH रिलीज़ किया, वेसोप्रेसन किया, वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ, जिससे क्या हो गया, प्रिवेंट डायूरेसिस. डायूरेसिस एक डिजीज़ है जो वो प्रिवेंट करती है. तो इसको हम आगे ब्रीफली करते हैं. जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है बॉडी में वो एक्टिवेटेड होते हैं ब्लड वॉल्यूम की चेंजेस से. जब ब्लड का वॉल्यूम चेंज हुआ, मतलब कि जब ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम या फिर आयनिक कंसनट्रेशन, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम हो गया, ब्लड वॉल्यूम हो गया और आयनिक कंसनट्रेशन हो गया, इन तीनों पे कोई चेंज आया मतलब ऑस्मो रिसेप्टर बॉडी का एक्टिवेट हुआ. एक्सेसिव लॉस जब होता है फ्लूइड का बॉडी से तो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं. बॉडी से एक्सेस लॉस हो रहा है तो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए. उसने हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया कि वो ADH रिलीज़ करे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज़ करे लाइक वेसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफिजिस से. हाइपोथैलेमस के सारे ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स हम फर्दर अभी आगे आने वाला एक चैप्टर है जिसके अंदर सारे हार्मोन्स होंगे. मे बी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर सारे हार्मोन्स ही हार्मोन्स है, तो वो सारे हार्मोन्स के बारे में हम आराम से पढ़ेंगे.
तो अभी इसको लर्न कर लो, फर्दर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैं इसको कराऊंगी। ऑस्मोरिसेप्टर्स इन बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय ब्लड वॉल्यूम चेंज हुआ, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम चेंज हुआ, एनी कंसंट्रेशन हुआ, ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। जब हमारी बॉडी को पता लगा एक्सेसिव लॉस हो रहा है फ्लूइड का बॉडी में से, उसने रिसेप्टर्स को एक्टिवेट किए, जिसने हाइपोफिजिस को स्टिमुलेट किया। हाइपोफिजिस ने किया एंटी डायरेटिक हार्मोन या फिर वैसोपैरेसिन रिलीज करवाया फ्रॉम न्यूरो हाइपोफिजिस। देन एडीएच ने क्या किया, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराई। उसने कहा इतना हमारा जो वाटर लॉस हो रहा है होना ज़रूरी नहीं है, हमारी बॉडी को भी बॉडी की वाटर की बहुत ज़रूरत है, तो उसे रीअब्जॉर्ब कर, वरना ही और शी विल बी गेट इल। सो इसलिए एडीएच ने क्या किया, वाटर को रीअब्जर्व कराया फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल, देयर बाय इससे क्या हुआ, डाययूरेसिस प्रिवेंट की। तो अगर ये हमने किया जब एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो रहा था, देन ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ एंड ब्लड इंक्रीज इन ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम से क्या हुआ, स्विच ऑफ, ऑस्मोरिसेप्टर स्विच ऑफ हो गए, एडीएच सप्रेस हो गया टू रिलीज अ कंप्लीट द फीडबैक। देन एडीएच ने क्या किया, किडनीज की फंक्शनिंग को अफेक्ट किया बाय कॉन्स्ट्रिक्टरी अफेक्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, जिससे क्या हुआ, हमारा बीपी हाई हुआ। बीपी हाई होने से क्या हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से क्या हुआ, ग्लोमेरुलस फ्लो एंड इंक्रीज हुआ एंड देयर बाय जीएफआर इंक्रीज हुआ। इस फ्लो चार्ट के अंदर भी इतना ही गिवन है, इतना ही है, और यही सारा मेन पार्ट है जो आपकी एनसीईआरटी भी कवर कर रही है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट करना, ये वाला सारा पार्ट। बस ये स्टेप्स कर लो, एनसीईआरटी ये वाले स्टेप्स अच्छे से तुम एक बार रिवाइज कर लो, पढ़ लो फॉर कोर पॉइंट ऑफ व्यू और नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तुम्हारा एक भी पॉइंट इसमें मिस आउट नहीं हो रहा जो एनसीईआरटी के अंदर। सो इसके अंदर हाइपोथैलेमस का एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है हाइपोथैलेमस में, जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है, फिर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, आयनिक कंसंट्रेशन कम होता है, तो वो एक्टिवेट करते हैं ऑस्मोटिक रिसेप्टर्स को। ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन वैसोपैरेसिन फ्रॉम न्यूरो हाइपोफिजिस। उसका काम क्या होता है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करना। अब जगह कम है, मतलब वो ज़्यादा प्रेशर से आएगा ब्लड वेसल, जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली डीसीटी को काम नहीं करना पड़ रहा, वो सीधा रीअब्जॉर्प्शन, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कर देगी, जिससे डाययूरेसिस प्रिवेंट हो रही है। इसका रिजल्ट क्या हुआ, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, जीएफआर इंक्रीज़ हुआ। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, और जिससे हमारा जीएफआर इंक्रीज़ हुआ। और इंक्रीज़ इन ब्लड वॉल्यूम से ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाते हैं एंड इट सप्रेसेस एडीएच एंड वैसोप्रेसिन। हाइपोथैलेमस के अंदर सिर्फ इतना सा, एंड जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस के अंदर जब हमारा जीएफआर हमारा यहाँ पे कम हुआ, यहीं से आगे हमारा सॉरी यहाँ इंक्रीज हुआ था, इफ़ अगर कम हो, जब हमारा जीएफआर कम है, उसको हमें अगर मेंटेन करना है, उसके लिए हमें क्या करेंगे, ग्लोमेरुलर अल्ट्रा ब्लड फ्लो जो है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड फ्लो कम होगा, जीएफआर कम हुआ, ब्लड फ्लो कम हुआ, मतलब कि अब प्रेशर भी कम हो गया। सो एक्टिवेट जेसी सेल्स टू रिलीज रेनिन। उसने जेसी सेल्स यानी कि जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ने रेनिन सिक्रीट किया। रेनिन क्या, लीवर पे जाके एक्ट किया, लीवर ने क्या किया, एंजाइनोटेंसिन बनाया, और जो एंजियोटेंसिन था, एंजियोटेंसिनोजन ने एंजियोटेंसिन 1 बनाया, देन एंजियोटेंसिन 2 बनाया। उसका वर्क क्या था, कंस्ट्रिक्ट करना ब्लड वेसल्स को एंड एक्टिवेट करना एड्रेनलिन कॉर्टेक्स को, ताकि वो एल्डोस्टेरोन रिलीज करे और रीअब्जॉर्प्शन हो सोडियम एंड वाटर की। इसका रिजल्ट बीपी इंक्रीज हुआ, जीएफआर इंक्रीज हुआ, जो हमने करना था एट द एंड। एंड रेनिन एंजियोटेंसिन, इस मैकेनिज्म को रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहा जाता है। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अंदर ही पूरा फ्लो चार्ट में एक अच्छे से लर्न कर लेना है। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसी में से पूछे जाएंगे, इससे बाहर इस टॉपिक से और इस टॉपिक से, मतलब इस पूरे रेगुलेशन वाले टॉपिक से इससे बाहर तुम्हारे को एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, 100% इसी में से क्वेश्चन आएंगे। देन हार्ट का ब्लड फ्लो, आर्टरी को पता लग गया कि इंक्रीज हुआ है जब, तो उसने ANF रिलीज़ किया, एंटी नाइट्रियोरेटिक फैक्टर। उसने क्या किया, वेसोडाइलेशन का काम किया, जिससे क्या हुआ, बीपी डिक्रीज हुआ एंड जीएफआर इंक्रीज हो गया। सो ये था हमारा ANF मैकेनिज्म,
ये तीनों मैकेनिज्म्स याद रखने हैं। सो ANF मैकेनिज्म एक्ट एज अ चेक ऑन रेनिन एंजाइनोटेंसिन मैकेनिज्म। एंटी नाइट्रेटिक फैक्टर इसकी मैकेनिज्म पे चेक रखता है। सो द नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक एंड कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। कलर लाइट येलो, pH 6, ऑडर करेक्टरिस्टिक होता है। और ह्यूमन किडनीज कैन बी प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times concentrated than the इनिशियल फिल्ट्रेट। इनिशियल फिल्ट्रेट से 4 times कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है। एंड यूरिया जो है 20 to 30 ग्राम पर डे में रिलीज़ होता है। फिर वो यूरिया जो है 20 से 30 ग्राम पर डे में रिलीज़ होता है। वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन और एबनॉर्मल सिचुएशन कंस्ट्रेंट ऑफ यूरिन। ग्लूकोज अगर ग्लूकोज है हमारे यूरिया के अंदर प्रेजेंट है तो कंडीशन होगी ग्लूकोज यूरिया के इससे क्या पता लगता है, डायबिटीज़ मिलिटस है। डायबिटीज़ मिलिटस एक डिजीज़ है जो कि अगर हमारे यूरिन के अंदर ग्लूकोज या कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट है तो उसकी कंडीशंस क्या क्या होंगी, ग्लाइकोज यूरिया एंड कीटोन यूरिया बन जाएगा, जो डायबिटीज़ मिलिटस के अंदर देखा जाता है। एंड नेक्स्ट इज डिसऑर्डर्स। ये हमारा लास्ट सेकेंड टॉपिक है डिसऑर्डर्स का। डिसऑर्डर्स पे नॉर्मली जितने यहाँ पे गिवन है आपको उससे अलावा बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। डिसऑर्डर्स के अंदर सिम्टम्स और उसकी ट्रीटमेंट्स भी साथ में, सिम्टम्स या ट्रीटमेंट। रीनल कैटकेट डिसीजेज कौन कौन से है, रीनल कैटक्यूलाई, ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, रीनल और किडनी फेलियर। सो रीनल कैटक्यूलाई के अंदर क्या होता है, स्टोन्स और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टल सॉल्ट्स, मतलब पत्थरी बन जाना इस किडनीज़ के अंदर हो गया या किसी भी एरिया, वैसे मेनली किडनीज़ के अंदर होता है रीनल कैटक्यूलाई। ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है उसके अंदर वो इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस हो जाता है। फिर फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो पाती जिससे कि यूरिन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है। रीनल या फिर किडनी फेलियर, किडनी जब माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी लेड टू एक्यूमुलेशन ऑफ द डिजीज। माल फंक्शनिंग किडनी की माल फंक्शनिंग, किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, जैसे कि अगर किडनी ने वर्क करना नहीं प्रॉपर किया तो फिर ब्लड के अंदर क्या होगा, यूरिया कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा जिसे हम यूरीमा कहते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। यूरीमा कहते हैं जो कि वेरी हार्मफुल है और इससे किडनी फेलियर हो सकता है। ब्लड ने अगर यूरिया सही से फिल्टर नहीं किया उससे किडनी फेल होगी, वो फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, जो कि वेरी हार्मफुल है एंड लीड टू किडनी फेलियर। इसका ट्रीटमेंट है होमोडायलिसिस, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड से होता है बट वो आर्टिफिशियली होता है। मेथड इज उन लोगों के लिए ये वरदान है मेथड जो यूरिमिक पेशेंट्स है, थाउजेंड्स ऑफ यूरिमिक पेशेंट है वर्ल्ड में, सो उनके लिए ये एक वरदान है। इसके अंदर प्रोसेस क्या होता है, ब्लड ड्रेन फ्रॉम आर्टरीज में जो ब्लड हमारा ड्रेन होता है, आर्टरीज के अंदर ऐसे इसमें मशीन होती है, इसके अंदर इस तरीके से जाती है, ऐसे पता नहीं निकल आती है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड जाता है, इसके अंदर हमारे कुछ प्रेजेंट होती है चीज़ें जो भी करेंगे हेपरिन वगैरह, उससे क्या होता है डायलिसिस होती है इसके बीच में और यहाँ से हमारा यूरिन आउट हो जाता है, ब्लड साफ हो जाता है। सो ब्लड ड्रेन फ्रॉम आर्टरी से ब्लड ड्रेन होती है एंड मिक्सेस विद हेपरिन, एंटीकोगुलेंट होता है, हेपरिन इज एंटीकोगुलेंट, उसके साथ मिक्स हो जाता है, पंप थ्रू डायलिसिस यूनिट। अब उसे हेपरिन आ गया बीच में, हेपरिन, और अब ये डायलिसिस यूनिट में चला गया। डायलाइजिंग यूनिट में जाने के बाद जो आर्टिफिशियल किडनीज की हैं जैसे पोरस सेल्फ ट्यूब्यूल सराउंडेड बाय डायलाइजिंग फ्लूइड वेन्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो जहाँ पे डायलिसिस होती है, फिल्ट्रेशन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रीली मूव्ड आउट, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं इजीली बाहर आ जाते हैं, और फिल्ट्रेशन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेसिस पे होती है। क्लियर ब्लड हमें यहाँ से बाहर आएगा जो मिक्स कर देगा एंटीकोगुलेंट जैसे हेपरिन के साथ मिक्स कर गया एंड पंप बैक टू द बॉडी थ्रू वेन्स।
और कई करवा लेते हैं किडनी ट्रांसप्लांट की हीमोडायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़े। उसके लिए उन्होंने अल्टीमेट मेथड इन करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर का एक ही अल्टीमेट मेथड है। एंड इसकी फंक्शनल किडनी इज टेकन फ्रॉम डोनर से किडनी ले लिया जो वर्क करता होता है टू मिनिमाइज रिजेक्शन मतलब हमारी बॉडी किडनीज को रिजेक्ट ना करते, इसके लिए वो क्लोज रिलेटिव से डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि क्लोज रिलेटिव से ही तुम किडनी डोनेट कर लो। एंड देन मॉडर्न क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैज़ इंक्रीज सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेशन टेक्निक। आजकल लाइक डिजीजेस कितनी बढ़ रही है तो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स के कारण इसके बहुत ज़्यादा वो रिजेक्शन के ज़्यादा वो हो गए हैं चांसेस। सो हमारा लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। बाकी हमारे किडनी है और हमारा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलावा इसके अलावा कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। एसेंशियल स्ट्रक्चर, लंग्स हो गया, लंग्स क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एक्सक्रीट करते हैं। बेसिक वर्क क्या है इसका, रिमूव करता है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलीलीटर पर मिनट। एक मिनट में 200 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड ये सिक्रीट कर रहा है। एंड रिमूव द सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर को और CO2 को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं लंग्स। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, उसका काम क्या है, उसने भी इन सारी चीज़ों को, ये जो सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड और ड्रग्स हो गए, विटामिन हो गए, ये सारे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस पास आउट अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट। डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ ये सारा पास आउट हो जाता है, डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ पास आउट हो जाता है। स्किन, हमारी स्वेट ग्लैंड, हमारी स्वेटिंग के थ्रू लाइक सोडियम क्लोराइड और यूरिया और लैक्टिक एसिड, स्वेट के अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं, सोडियम क्लोराइड, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इससे क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्वेट इज टू फैसिलिटेट कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस पे कूलिंग इफेक्ट फैसिलिटेट करवाने के लिए स्वेटिंग होती है और इसके द्वारा इसका एक्सक्रीशन भी हो जाता है जो एक्सेस में प्रेजेंट है। सेबिक्यूस ग्लैंड में सेबम कंटेन स्ट्रोल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस और सीबम प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयलिंग कवरिंग फॉर स्किन के लिए वो प्रोटेक्टिव ऑयलिंग कवरिंग प्रोवाइड करता है। सिलेवरी ग्लैंड, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस व्हिच आर लिमिटेड थ्रू द सिलेवरी ग्लैंड। सलाइवा से भी हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट आउट होता है। सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर। सो इसके बाद मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके PYQs एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराती हूँ। जो हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होती है, जस्ट रिमेंबर कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होती है वो शीट हमारी सारी उसकी होती है PYQs में से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको पिकआउट करके वो प्रैक्टिस शीट बनाते हैं। सो वही वाली मैं आपको कराती हूँ। सो लेट्स फिनिश दैट चैप्टर और मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला चैप्टर हम इसके बाद अभी हम करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। इसके में हम सारी मसल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू गाइस एंड वन मोर थिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ बिकॉज अगर हमारी वीडियोज़ पे इतने मतलब अगर मुझे नहीं लगा तो मैं वर्क नहीं करूँगी इससे ज़्यादा। अगर तुम्हारे जितने ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे मुझे कि मतलब एक बच्चा भी सीरियसली अगर इस चैनल से पढ़ रहा है तो आई विल मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ में PYQs, चीट शीट, फॉर्मूलाज, बहुत सी मेरे पास लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल है तो मैं वो सारा तुम्हारे साथ शेयर करूँगी इफ़ यू विल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो थैंक यू गाइज।